सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ शहर मालेगांव की बड़ी ही मोतबर और मौज़ल शख्सियत मौजूद है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद नसीम कुरैशी साहब, जो कि AIT इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल भी है और सर को ये एजाज़ भी हासिल है कि सर सबसे यंगेस्ट प्रिंसिपल है। सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और बहुत सारी कमेटियों के आप मेंबर रह चुके हैं। क्योंकि इस वक्त D फॉर्म और B फॉर्म के एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है, इसलिए सर के यहाँ पर हम हाजिर आए हैं ताकि जान सके कि D फॉर्म और B फॉर्म को कितना इम्पोर्टेंस हासिल है, जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें कितनी है, सैलरी कितनी होती है, कैंडिडेट्स को पहले D फॉर्म करना चाहिए या B फॉर्म करना चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाबात हम सर से आज हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर आप इस फील्ड में किस तरह से आए और कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले, आपने कौन कौन से टारगेट को अचीव किया है। मेरा फार्मेसी प्रोफेशन में जाने का इंटरेस्ट पहले से ही था। मैंने 12th के बाद D फॉर्म किया जी, उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी B फॉर्म किया, फिर पुणे यूनिवर्सिटी से M फॉर्म किया, बाद में PhD और MBA किया जी। स्टार्टिंग से ही फार्मेसी प्रोफेशन का एक इंटरेस्ट रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे 34 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में। और इस इंस्टीट्यूट में जो एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज ए प्रिंसिपल 29 साल पूरे मुकम्मिल हो चुके हैं। और जहाँ तक के आपने ये कहा अवार्ड वगैरह के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 2008-9 में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। उसके अलावा हमारी जो एक तंजीम है ऑल इंडिया फार्मेसी टीचर एसोसिएशन, पूरे इंडिया के उसके अंदर टीचिंग प्रोफेशन के लोग शामिल हैं, उनकी तरफ से मुझे बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड भी मिल चुका है। उसके अलावा दूसरी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिले हैं। इन तमाम के पीछे ये मैं समझता हूँ ये प्रोफेशन के अंदर हम रह के लोगों को प्रोफेशन की तरफ रागिब करना और ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर टेक्निकल प्रोफेशन की अहमियत कम है और ख़ास तौर से फार्मेसी की, तो एक मिशन था, एक विज़न अभी भी है कि हमारे बीच में टेक्निकल एजुकेशन में पनपना चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स ये टेक्निकल एजुकेशन तरफ आने चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है कि बच्चों का जहन बनाया जाए, उनके पेरेंट का जहन बनाया जाए कि वो टेक्निकल एजुकेशन को कबूल करें, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में की इस वक्त ज़रूरत है और ये बेहतर है आज के सिनारियों के हिसाब से। सर जब फार्मेसी की बात हम करते हैं, चाहे वो D फॉर्म हो, B फॉर्म हो या M फॉर्म हो, तो पब्लिक माइंड यही बनता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके हमें या तो मेडिकल खोलना है या फिर एज ए फार्मेसिस्ट जॉब करना है या फिर MRship करना है। तो कुल मिलाकर फार्मेसी को स्कोप कितना है, उसका इम्पोर्टेंस कितना है? देखिए आजकल तो मैं ये कहूँगा आप भी न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त अगर मेडिकल के बाद अगर देखा जाए क्रेज़ तो फार्मेसी का ही है। पिछले दिनों आपने खबरें भी काफ़ी सुनी होंगी कि कई सीटें बल्कि हज़ारों सीटें इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंट रही हैं। इवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो ऐसा प्रॉब्लम है, कई ब्रांचेस बंद हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट भी फिक्रमंद है कि उनके डिप्लोमास कोर्सेस के लिए स्टूडेंट पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन फार्मेसी प्रोफेशन पूरे हिंदुस्तान में खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी कहना चाहिए कि वेल नोन हुआ है और काफ़ी एडमिशन का रश रहा है और मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल और भी इसी तरह से रश कायम रहेंगे। इसकी मेन वजह यह है कि स्टूडेंट्स को 2 साल D फॉर्म करने के बाद या 4 साल B फॉर्म करने के बाद आसानी के साथ कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या उनका पर्सनल जॉब हो, जैसे मिसाल के तौर पे मेडिकल स्टोर हो या एजेंसीज हो, उसके अंदर वो जॉब कर सकते हैं और आसानी से मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त फार्मेसी प्रोफेशन का काफ़ी क्रेज़ बच्चों में है और दाखिलों के लिए काफ़ी रश होता है। और इसके अंदर उसकी एक ही वजह है कि इसका स्कोप और जॉब के बाद बच्चा कुछ ना कुछ आसानी के साथ
हासिल कर लेता है। जहाँ तक सैलरी का सवाल है उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ इस वक्त काफ़ी अच्छा स्कोप चल रहा है फार्मेसी प्रोफेशन का। सर अभी स्टूडेंट्स के जहन में कहीं ना कहीं ये खिलजान भी होता है कि पहले हम डी फॉर्म करें या बी फॉर्म करें। अगर डी करते हैं तो 2 साल यहाँ पर जाएगा, फिर बी करते वापस से 3 साल उनको वो करना होगा, जबकि बराह रास्त अगर वो बी करते हैं तो उनको 4 साल में बी क्लियर हो जाता है। तो इस सूरत में आपका सजेशन क्या होगा, डी करना चाहिए या बी फॉर्म करना चाहिए? देखिए ये चीज़ तो एक कैंडिडेट के अपने पर्सनल उस पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे एक लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसको सीईटी के अंदर सेट के अंदर जो कहते हैं काफ़ी अच्छा मार्क्स मिले हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसको जो डायरेक्ट डिग्री में जाना चाहिए और वहाँ दाखिला लेना चाहिए। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेट एग्जामिनेशन नहीं देते हैं या उसमें उनको मार्क नहीं मिलते हैं या उनको डिग्री के अंदर दाखिला नहीं होता है या वो पढ़ाई के अंदर कमज़ोर है या उनको ऐसा लगता है कि 4 साल कोर्स करने के अंदर काफ़ी वक्त हमारा चले जाएंगे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बाहर जाके पढ़ सकते हैं या डिग्री की फीस को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम 2 साल के अंदर करें और फिर 2 साल के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अगर बढ़ती है या जहन बदलता है तो फिर हम लोग डिग्री की तरफ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स ने जो कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट ये सोच के काम करना चाहिए कि हम ये एजुकेशन लेने के लिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है या नहीं है। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो मेरी सलाह ये होगी और वो सेट एग्जाम भी देता है और वहाँ आसानी से किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड में दाखिला भी मिल जाता है, तो पहले वो प्रेफरेंस उसको देना चाहिए बानिस्बत डिप्लोमा का। अगर ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ना उन्हें सेट दिया है ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट में तो दाखिला मिल गया है, तो मैं समझता हूँ डिप्लोमा के अंदर दाखिला ले लेना चाहिए क्योंकि फीस भी कम है, तजुर्बा भी उसको हो जाएंगे और डिग्री में आसानी होगी। तो लिहाजा मतलब ये अपने अपने स्टूडेंट के क्राइटेरिया के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा सिलेक्ट करे, डिग्री या डिप्लोमा। लेकिन आम तौर के ऊपर बच्चे डिप्लोमा में पहले आना पसंद करते हैं, उसके बाद डिग्री हो जाती है क्योंकि वहाँ उनको आसानी होती है और एक जहन सेटअप भी हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर उसको लगता है कि मैं डिप्लोमा के बाद मेडिकल ट्रेनिंग करके ऐसा फील होता है कि ठीक है मैं मेडिकल शॉप चला पाऊंगा या एजेंसी शुरू करूँगा या और भी कोई गवर्नमेंट के जॉब मिल जाता है, तो फिर वो डिग्री की तरफ जाने की जरूरत नहीं, वही कट करके वो अपना डिप्लोमा के बेस के ऊपर आगे जा सकते हैं। कई ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद है कि रेलवे के अंदर आफ्टर डी फॉर्म उसको जॉब मिल गया, तो फिर क्या जरूरत है उसको डिग्री में जाने की, और 2 साल के अंदर उसको जॉब रेलवे कहीं ना कहीं जहन के अंदर ये हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट के लिए ठीक है, न तो वरना डायरेक्ट डिग्री तो लैंग्वेज बैरियर भी एक आता है आमतौर से। यस वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बैरियर, और दूसरी फील्ड के बारे में मालूमात। यहाँ से एक इंसान परिपक्व होकर निकलता है, उसको ओवरऑल फार्मेसी की पूरी मालूमात हो जाती है और उसका एग्जाम्स बन जाता है और उसको उस फील्ड में एक लगाव हो जाता है। तो हमने महसूस किया है कि ऐसे बच्चे आगे जाके काफी दूर तक फॉर्म भी करे हैं, पीएचडी भी करे, जो डिप्लोमा करने के बाद निस्बत उनके जो डायरेक्ट एंट्री किए एक बेस बन जाते हैं, बेस बन जाता है। हमारे सामने मिसालें हैं बहुत सारी। जी। तो देखा नाज़रीन, सर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पर कि उसमें कैपेबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करे कि पहले डी करना चाहिए या बी करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि बी फॉर्म करने के बाद भी मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना है या फिर मेडिकल स्टोर ओपन करना है। सेम चीजें आपको डी करने के बाद भी मुयसर आ जाती है, लेकिन दोनों का स्कोप अलग है, दोनों का इंपॉर्टेंस अलग है। सर ने उसी चीज को यहाँ पर वाजे करने की कोशिश की है। सर क्या डी में सीटी जरूरी है या सिर्फ बी के लिए है? वो नहीं, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी सीटी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पे डिग्री के लिए होता है, तो डिग्री बी फॉर्म के लिए सीटी की जरूरत है और डिप्लोमा के अंदर सिर्फ उनके 12 के मार्क्स देखे जाते हैं, 12 पास चाहिए और उसके अंदर पीसीबी ग्रुप खास तौर से पीसीबी ग्रुप के मार्क्स के हिसाब से ही मेरिट बनता है। और एक चीज मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, तमाम जो एडमिशन होते हैं वो ऑनलाइन
ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं जो फिलहाल शुरू है। 19 तारीख उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और ऑनलाइन तमाम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट एडेड और इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी तमाम एडमिशन कैब के थ्रू होती है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो FC सेंटर है वहाँ जाके अपने रजिस्ट्रेशन को, अपने डॉक्यूमेंट को कंफर्मेशन करनी होती है। उसके बाद पूरा शेड्यूल DT की वेबसाइट पर मौजूद है और हमारे सेंटर पे भी वो चीज़ मौजूद है। डेट वाइज उस वक्त जाके आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है, अपने हिसाब से अपने चॉइस से कॉलेज का नाम देना होता है, जहां आपको दाखिला हुआ है फिर वहां जाके फीस भरनी होती है। ये काफ़ी अच्छा आसान प्रोसीजर है जो ट्रांसपेरेंट भी है और काफ़ी ईमानदाराना तौर के ऊपर यहाँ पे एडमिशन होते हैं। सर फी में कितना फ़र्क है गवर्नमेंट एडेड और नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में? जी हाँ, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन की फ़ीस तो गवर्नमेंट के हिसाब से होती है, जो गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट एडेड के में। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फ़ीस की को डिसाइड करने की जिम्मेदारी शिक्षण समिति की होती है। हर साल उनकी फीस शिक्षा शुल्क समिति डिसाइड करती है, जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। दोनों की वेबसाइट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे भी मौजूद है, महाराष्ट्र में कितने कॉलेजेस है, कहाँ की कितनी फीस है, उसी तरह शिक्षा शुल्क समिति की वेबसाइट पे मौजूद है। तो जिस कॉलेज की जितनी फीस होगी, मिसाल के तौर पर XYZ कॉलेज है वहाँ 60,000 है, कहीं 50,000 है, तो उस हिसाब से उनको फीस भरनी होती है। और ख़ासतौर से स्कॉलरशिप को डिडक्ट करके भरने का भी एक प्रोविजन है। अगर आप OBC है तो आप OBC अप्लाई कर रहे हैं, SC है, ST है, तो उनको फीस माफ़ है। तो फीस का मतलब जो तय होता है वो शिक्षा शुल्क समिति करती है और कंसर्निंग कॉलेज से ये चीज़ मालूम की जा सकती है या फिर वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में फीस उनके मुकाबले में बहुत कम होती है, बहुत आसानी के साथ यहाँ एडमिशन होता है। यहाँ की जो फीस है बहुत कम है और उसके अंदर स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो कभी तो ऐसा भी होता है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट को तो डिपॉजिट ही भरना होता है, बाकी तमाम चीज़ माफ रहती है। तो सर फीस के बारे में हमें आगाही फराम कर रहे थे कि गवर्नमेंट एडेड और नॉन एडेड में फीस का क्या डिफरेंस होता है। मैं खुद आपको बता दूं, सर के अंडर में मैंने डी फार्मेसी किया है 2008 में। तकरीबन उस वक्त 10,800 के आसपास फीस थी और 2 सालों में मैं पास आउट हो गया। अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन देखोगे तो MA, BEd, नेट, सेट, पेट, टेट और PhD जारी है। लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सब डी फार्मेसी के बेस पर कर रहा हूँ। डी फार्मेसी के बेस पर एक मेडिकल स्टोर ओपन करने के बाद साइड बाय साइड मेरी एजुकेशन भी जारी है। तो बड़ा अच्छा ये करियर ऑप्शन है। अगर आपके सामने इस तरह का कोई मशवरा देता है तो आपको उस पर गौर खोज करना चाहिए। सर भी सजेशन के लिए यहाँ पर बैठे, सर से आप मिल भी सकते हैं। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद भी आपके जहन में कुछ क्यूरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। सर के जरिए से हम उसका जवाब दिलाने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा, खासतौर से एडमिशन शुरू है और एक कमी मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, स्टूडेंट के काउंसलिंग में करता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एक है अवेयरनेस बहुत कम है। हाँ, कि वो वेबसाइट नहीं देखते हैं या और भी इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से उन्हें पता नहीं होता है कि एडमिशन कैसे लेना चाहिए, कहाँ कितनी फीस है। कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसको कंफर्मेशन लाजमी है लेकिन वो भी नहीं करती है। उनको लगता है हमने भर दिया, बात खलास हो गई है। तो उनका काम है FC में जाना, वहाँ पर कन्फर्म कराना। दूसरी बात है, अगर कहीं ना कहीं उनको एडमिशन अलॉट हो गया है उसके बाद में भी ARC कहते हैं एप्लीकेशन रिसिप्ट, तो वहाँ जाके 1,000 फीस भर के वहाँ पे कंफर्म कराना लाजमी है। उसके बाद ही आगे का वो भी बच्चा नहीं करता है। वो क्या कहता है, मेरे मर्जी का कॉलेज नहीं मिला, कोई बात नहीं, जब मैं सेकंड राउंड में डालूंगा उसके बाद जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, उसको अगर कोई भी कॉलेज अलाउट हुआ तो उसको ARC में जाके उसको कंफर्म कराना है और 1,000 रुपीज वहाँ ARC के अंदर भरना है। और मैं ये भी चलते चलते कहूँ कि पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ARC है सिर्फ 2 ही जगह है, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नासिक वहाँ पे और दूसरा हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के अंदर ARC है। तो कहीं भी बच्चा दाखिला लेना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र किसी भी कोने में, लेकिन उसको इस ARC पे जाके 1,000 जमा करा। एक बात थी। दूसरी बात है शेड्यूल को ध्यान के साथ देखिए। मैंने उर्दू के अंदर भी न्यूज़पेपर में हमने शेड्यूल दी है, उसके अलावा यहाँ बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे वो शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं। डेट निकलती 5 बजे का वक्त होता है, उसके बाद वो 6 बजे आते हैं, कहते हैं हमको
कंफर्म करवा दो, तो अपने हाथों से अपना एडमिशन को गंवा देते हैं। जी जी। एक और अहम बात है, जैसा आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन किया है, लेकिन मैं महसूस करूँ हमारे सेंटर में अभी तक के कोई लड़के ने उसके अंदर उस कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया। हम हर एक को जेरोक्स कॉपी दे रहे हैं कि किस तरीके से वो सर्टिफिकेट लेना चाहिए तहसीलदार से और किस तरह से यहाँ सबमिट करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग कास्ट के अंदर बिलोंग नहीं होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को उस कैटेगरी में पेश करें और उसके लिए 10% सीट यहाँ रिजर्व और हर इंस्टीट्यूशन के अंदर 10% सीट रिजर्व। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स खास तौर से इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको मालूमात की कमी की बिना पे। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि इसका फायदा उठाए और जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनका भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि इस चीज को स्प्रेड करें हमारे बच्चों के अंदर, हमारे पेरेंट के अंदर, कि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। गवर्नमेंट तो कानून बनाती है लेकिन कानून का अवेयरनेस करवाने की जिम्मेदारी कौम के पढ़े लिखे लोगों की होती है। जैसा आप अपने यूट्यूब के चैनल से काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खिदमत खल्क का काम है कि लोगों को मालूमात फराहम करना और इसी बेस के ऊपर बच्चे आगे जाएंगे। हमारी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं खास तौर से कहना चाहूंगा तमाम इस वक्त जो लोग देख रहे हैं कि डिप्लोमा के ताल्लुक से जो एडमिशन के मालूमात है उसको सही तरीके से ले और उसके ऊपर उनके शेड्यूल के हिसाब से ही अमल करे। एक बात, उसी तरह डिग्री के ताल्लुक से भी बी फार्म के भी एडमिशन का सिलसिला शुरू है, उसमें भी खास तौर से शेड्यूल का ख्याल रखें। तीसरा ये नया जो रूल निकला है उसको भी ध्यान के साथ करके अपने आप को उस रूल के हिसाब से सर्टिफिकेट बनाए और यहाँ सबमिट करें। और खास तौर से एक बात ये भी कहना चाहूँ कि नॉन क्रीमी लेयर का बहुत मसला आ जाता है। हम लोग खामोश बैठे रहे जो नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, कई बार वैलिडिटी नहीं है, या और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम पहले से प्रिपेयर नहीं करते। वक्त आने के ऊपर ये कहते हैं हमारे पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं, हमारे पास ये चीज नहीं, हमारे पास वो चीज नहीं है। तो ये तमाम चीज को अगर हम लोग ये ऑब्स्टेकल को दूर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम किसी ऐसे सेंटर पर जाए और पूरी मालूमात हासिल करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के अंदर भी बच्चे नाम लिखने के अंदर गलती करते हैं, पासवर्ड किसी और को बतला देते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आजकल फीस जो है ऑनलाइन भरनी होती है, क्रेडिट कार्ड से वो उनके पास नहीं होता है। तो ये तमाम चीजों की वजह से उनका मतलब वक्त भी जाया होता है और कभी कभी एडमिशन भी जाया होता है, या कभी कभी तो ऐसा होता है लोग चीटिंग कर लेते हैं इनके साथ। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि दाखिले के सिलसिले में बहुत ही अवेयर होकर बहुत ही ध्यान के साथ स्टेप उठाए और अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है इसके अंदर तो बराह रास्त हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं समझता हूँ ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें खुशी महसूस होगी जो किसी स्टूडेंट को इस सिलसिले में मदद करें। एक बार फिर मैं यूट्यूब आपके चैनल के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मौका दिया इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ ये मददगार साबित होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक।